नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश। अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन क्रैश में अब तक 275 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। टाटा सन्स ने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ और एयर इंडिया ने 25 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मौके का दौरा किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ मुआवजा देकर जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा जा सकता है? अब तक किसी अधिकारी या संस्था पर हत्या या लापरवाही का केस क्यों दर्ज नहीं हुआ? क्या भारत में विमान हादसों को सिर्फ दुर्घटना मान लेना एक आसान रास्ता बना दिया गया है? अमेरिका, फ्रांस, जापान जैसे ऐसे मामलों पर सख्त आपराधिक कानून यहां पर लागू होते हैं, फिर भारत में क्यों नहीं? आज की इस बहस में हमारे साथ जुड़ रहे हैं विमानन क्षेत्र के विशेषज्ञ, कानूनी विश्लेषक, पूर्व पायलट और पीड़ित परिवार के प्रतिनिधि को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। हम पूछेंगे कि क्या अब समय आ गया है कि भारत अपने विमानन कानूनों को और सख्त बनाए? चर्चा शुरू करने से पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। ये हैं एयर इंडिया के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर कैंपबेल विल्सन, जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के बाद दुर्घटना स्थल और बीजे मेडिकल अस्पताल पहुंचे थे। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घटना स्थल और अस्पताल पहुंचे। दुर्घटना के बाद टाटा सन्स ने हर मृतक व्यक्ति के परिवार को 1-1 करोड़ मुआवजा देने का ऐलान किया। उधर एयर इंडिया की तरफ से भी 25-25 लाख की अंतरिम सहायता राशि देने की घोषणा की गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या आर्थिक मदद से पीड़ितों का दर्द कम होगा? इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? उस संस्था या व्यक्ति के खिलाफ तुरंत ही हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश में मरने वालों की संख्या 275 पहुंच गई है, लेकिन इस सिलसिले में फिलहाल किसी विशेष व्यक्ति या एजेंसी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। अहमदाबाद की मेघानी नगर पुलिस ने दुर्घटना स्थल पर दुर्घटनावश हुई मौत की धारा के तहत एक केस जरूर दर्ज किया है, यानी यह माना गया कि यह एक दुर्घटना थी, कोई जानबूझकर नहीं हुई है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसे विमान हादसों के बाद एफआईआर क्यों नहीं होती है। घटना को उद्देश्यपूर्ण हत्या या आपराधिक लापरवाही के रूप में नहीं देखा गया। वर्तमान में यह एक दुर्घटना मानी जा रही है, न कि कोई अपराध। यदि जांच में पता चलता है कि किसी की लापरवाही, तकनीकी गलती या नियम उल्लंघन हुआ है तो एफआईआर दर्ज की जा सकती है। फिलहाल मामला डीजीसीए और एएआईबी के हाथ में है, जो तकनीकी और तथ्यात्मक जांच कर रहा है। अभी क्या जांच हो रही है, आइए ये भी जानते हैं। ब्लैक बॉक्स, डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बरामद हो चुके हैं। इसकी डेटा से मशीन के संचालन, पायलट की बातचीत और तकनीकी कारणों की जाँच की जा रही है। आइए आपको अब ये भी बताते हैं कि कौन कौन सी जांच एजेंसियां जांच में सहयोग कर रही हैं। एनटीएसबी यूएसए की एजेंसी जांच में सहयोग कर रही है। एआईबी यूके की एजेंसी भी जांच में सहयोग दे रही है। गुजरात एटीएस और एनआईए भी जांच कर रही है। अब जानते हैं इस मामले में कब हो सकती है एफआईआर और क्या है कानून। एफआईआर तब दर्ज हो सकती है जब जांच रिपोर्ट स्पष्ट रूप से ये दर्शाए कि दुर्घटना में कोई व्यक्ति या एजेंसी कानूनी रूप से दोषी है। पायलट या एयरलाइन कर्मचारी की गंभीर लापरवाही सामने आए, या विमान का कोई घटक अशुद्ध रूप से मेंटेन या डिजाइन त्रुटिपूर्ण हो। रिपोर्ट आने के बाद जांच एजेंसियां संबंधित पक्षों पर आपराधिक या सिविल केस दर्ज करने की सिफारिश कर सकती हैं। अगर जांच में ये बिंदु नहीं आए तो मामला समाप्त हो जाता है। अमेरिका, फ्रांस, जापान समेत अन्य देश विमानन को सिर्फ तकनीकी नहीं, जन सुरक्षा और आपराधिक उत्तरदायित्व से जोड़कर देखते हैं, जबकि भारत में विमान हादसों में अब तक लापरवाही को केवल तकनीकी गलती मानकर छोड़ दिया जाता है, जो कि अन्यायपूर्ण और असंवेदनशील है। अब समय आ गया है कि हम भी विमान हादसों पर सख्त आपराधिक और मुआवजा कानून लागू करें, जिससे लापरवाही की कीमत चुकानी पड़े। विजय नंदन, स्वदेश न्यूज।
तो अहमदाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ। इसमें कई सारे लोगों की जान चली गई। कई सारी विदेशी एजेंसियां भी अब जांच में सहयोग दे रही हैं। जांच चल रही है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अब एफआईआर दर्ज होने के मानक क्या हैं? कब एफआईआर दर्ज होगी? जांच में क्या कुछ खुलासा होगा? क्या ये तकनीकी लापरवाही थी? किस तरीके से यह हादसा हुआ, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। बीजेपी नेता केसी जैन है हमारे साथ। जैन साहब, आपका बहुत स्वागत। कांग्रेस प्रवक्ता पवन डोंगरे हमारे साथ है। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत। सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता एडवोकेट तनुज दीक्षित हमारे साथ है। तनुज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इसी के साथ विंग कमांडर डॉक्टर राजीव चोपड़ा हमारे साथ हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत राजीव जी मैं आपसे ही करूंगा। एक बड़ी लापरवाही मानी जाए क्या? यहां पर टाटा ग्रुप ने 1 करोड़ मुआवजे का ऐलान कर दिया। एयरलाइंस की बात करें, 25 लाख रुपए का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री घटनास्थल पर पहुंच गए, पीड़ितों से मुलाकात कर ली। लेकिन जांच चल रही है, विदेशी कई सारी एजेंसियां हैं जो जांच में सहयोग कर रही हैं। एफआईआर अब तक नहीं हुई है। क्या कहेंगे सर कि एफआईआर पहली प्राथमिकता होनी चाहिए? क्या यहां पर लापरवाहियों को दुर्घटना का नाम दे दिया जा रहा है, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है? देखिए, इट इज टू अर्ली टू से। जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, कुछ एक चीजें हैं जो नहीं है, होनी चाहिए। जैसे कंपनसेशन है। कंपनसेशन इज नॉट द सोल्यूशन। 1 करोड़ दे दिया, 240 करोड़ रुपए दे के पल्ला झाड़ लिया, दैट इज नॉट करेक्ट। उसके बाद आपके इन्वेस्टिगेशन टाइम पे होनी चाहिए, एंड इन्वेस्टिगेशन का जो आएगा, जो भी उसका होगा, दैट शुड बी मेड पब्लिक। और एक टाइमलाइन होना चाहिए। ये नहीं कि कीप वेटिंग फॉर 2 मंथ्स जब तक तो मामला ही ठंडा हो जाता है। सो देयर इज नो टाइमलाइन इन इंडिया। और दूसरा, कंप्लायंस बॉडी कोई नहीं है कि किसी भी चीज की। कोई भी बिजनेस कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, देयर इज नो कंप्लायंस फॉर दैट। एक तो कंप्लायंस होनी चाहिए। और जो हमारी फ्लीट है बोइंग की, इसका लास्ट फ्लीट चेक कब हुआ था? सो टाइमली फ्लीट चेक्स होने चाहिए। आई डोंट नो दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। जैसे उस दिन वीडियो में मैंने देखा, कुछ लोग बोल रहे थे एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा। आई डोंट नो, आई शुड नॉट कमेंट ऑन दैट, बट इन केस इट इज देयर, तो दिल्ली से लेके अहमदाबाद तक अगर एसी वाज नॉट वर्किंग, व्हाई द एयरक्राफ्ट वाज नॉट चेंज्ड? अच्छा राजीव जी, इसके अलावा देखिए और भी कई सारे हादसे। अगर मैं हादसों की बात करूं तो इसकी लिस्ट जो है वो काफी लंबी है। अभी 2020 की अगर मैं बात करूं तो उस दौरान भी काफी सारे 21 लोगों की मौत हो गई थी। ये बताया जा रहा था कि रनवे में पानी था, फिसलन ज्यादा थी, तो जो एरोप्लेन था वो ज्यादा स्लिप हो गया था, स्लिपरी रोड था जो रनवे था, उस कारण बड़ा हादसा हुआ था। इससे पहले भी एक और हादसा हुआ था 2010 में, करीब 158 लोगों की इस दौरान मौत हुई थी। और उस दौरान भी कुछ लापरवाही हुई थी, जिस वजह से रनवे से एरोप्लेन आगे बढ़ गया, खाई में घुस गया। उस दौरान भी इस पूरे हादसे को दुर्घटना का नाम दे दिया गया। लेकिन क्या ये तकनीकी समस्याएं हैं, तकनीकी लापरवाहियां हैं, रूटीन चेकअप ना होना, डीजीसीए की तरफ से भी कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही को दुर्घटना का रूप दे दिया जा रहा है और कंपनसेशन देकर और मुआवजा देकर इन तमाम चीजों की इतिश्री कर दी जा रही है। अभी इसकी अवेयरनेस हो रही है। लाइक बहुत अच्छा टॉपिक जो आपने छेड़ा है आज। आई एम श्योर अभी इसकी जनता में भी इसकी अवेयरनेस आएगी, इसकी लीगल जो चीजें हैं वो सामने आएंगी। और जब तक टाइमलाइन नहीं होगा, 2-3 महीने 6 महीने के बाद रिपोर्ट आएगी। एंड जैसे अभी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसकी रिपोर्ट अभी तक पब्लिक नहीं हुई। इट शुड बी ऑन द पब्लिक डोमेन अनलेस इट इज अ डिफेंस एयरक्राफ्ट। ये तो सिविलियन पब्लिक एयरक्राफ्ट है, इसकी डोमेन पब्लिक में होनी चाहिए। क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और टाइम टू टाइम किस स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन पहुंच गई है। फिर इसकी लीगल लायबिलिटीज होनी चाहिए। इंश्योरेंस, मार्केट में लोगों की अवेयरनेस नहीं है। इंश्योरेंस की कुछ रिफॉर्म्स होनी चाहिए, सो दैट 1 करोड़ इज नॉट सफिशिएंट। किसी की जिंदगी की कीमत आप 1 करोड़ नहीं लगा सकते हो। द टाइम हैज कम कि ये सब चीजें चेंज करने का टाइम आ गया है। इट शुड चेंज नाउ। लीगल चीजें चेंज होनी चाहिए, कंप्लायंस चेंज होनी चाहिए, फ्लीट की जो चेकिंग है वो रेगुलरली होनी चाहिए, एंड एवरीथिंग शुड बी मेड इन डोमेन, पब्लिक डोमेन। वो चीजें मिसिंग है। बाकी राजीव जी, जांच की बात कर रहे थे आप, यू नो वेरी वेल जांच किस तरीके से हमारे देश में चलती है और कितने लंबे वक्त तक चलती है। जब तक अगर कोई हाई प्रोफाइल मामला नहीं है तो पूरा मामला ठंडे बस्ते में चले जाता। कुछ इस तरीके से जांचें हमारे यहाँ चलती हैं।
क्या लगता है आपको कि ये जांच स्पीड पकड़ेगी, रफ्तार पकड़ेगी, और इस जांच को रफ्तार पकड़ने के लिए दबाव की जरूरत है, जनता के दबाव की जरूरत है? वही दैट्स व्हाट आई सेड, अवेयरनेस नहीं है। अब अवेयरनेस आ रही है बिकॉज प्रेस पीछे पड़ जाता है। अभी ये जो केस हुआ है, ये एक नॉट कि इसमें कोई चीफ मिनिस्टर था, इट्स जस्ट अ हाई प्रोफाइल बना दिया जाता है। जब तक ये हाई प्रोफाइल नहीं होगा, पब्लिक में अवेयरनेस नहीं आएगी, तब तक ये चीजें ठंडे बस्ते में, एज यू सेड, ये चलती रहेंगी। टाइम हैज कम नाउ, इट हैज टू चेंज। और चेंज कौन लाएगा? पब्लिक ही चेंज लाएगी। एक टाइम था जब बस में लोग ट्रेवल करते थे, ज्यादा ट्रेन में ट्रेवल करते थे। आजकल जो बस और ट्रेन वाले थे, अब वो एयरक्राफ्ट में आ गए हैं। तो ये बढ़ता जा रहा है और अवेयरनेस नहीं हो रही है। किसको मालूम है कि अब इंश्योरेंस करवाना जरूरी है, उसके रिफॉर्म्स होने बहुत जरूरी हैं। तो ये सब चीजें, अब टाइम आ गया है, नाउ इट इज हाई टाइम टू चेंज एवरीथिंग। सरकार की संवेदनशीलता पर क्या कहेंगे सर? हादसे होते हैं और सिर्फ विमान के हादसे नहीं होते हैं, आप बहुत अच्छे से समझते हैं। सड़क दुर्घटनाएं कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं, बसों की कंडीशन क्या चल रही है, अनफिट बसें सड़कों पर दौड़ रही, कई बार ब्रेक नहीं लगते और लोगों की मौत हो जाती है रास्ते में। कुछ इस तरीके के हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस पर क्या सरकार को भी संवेदनशीलता के साथ काम करने की, आगे बढ़ने की जरूरत है? I am a defense officer, I am not a politician, but I will comment on this in one line. There is so much happening around the country. कहीं से कोई चाइना आ रहा है, कोई भूटान आ रहा है, कहीं से नेपाल आ रहा है. We are working on vote bank work now. कंट्री के लिए कौन काम कर रहा है, उसके लिए टाइम ही नहीं मिलता. ऑपोजिशन हो, कोई भी हो, द टाइम हैज कम. देश के लिए सोचना जरूरी है rather than वोट बैंक पॉलिसीज. हम सिर्फ उसी में बिजी रहते हैं. दैट्स व्हाई एज यू सेड, ऑल दिस एजेंडा जो पॉइंट्स हैं वो एक पीछे छुप जाते हैं. तो वी हैव टू वर्क, वी हैव टू चेंज. एक लाइन है, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन. जो लोग बोलते हैं गवर्नमेंट के बारे में, चाहे ऑपोजिशन हो, चाहे रूलिंग पार्टी हो, कोई भी हो फॉर दैट मैटर, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन. व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द कंट्री? दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. देश के लिए कौन सोचता है? हम बस ये है कि अगर किसी ने कुछ कर दिया उसका उल्टा करना है. So everybody for that matter is working on only vote bank policies. Nobody is looking for the country, what is happening. Defense में एयरक्राफ्ट आने के नहीं आने, जहाज की चेकिंग हो रही है कि नहीं हो रही, all these points से पीछे रह जाते हैं. बस हम सिर्फ वोट बैंक में लगे रहते हैं सारा दिन. Sorry to say, I am not a politician, but this is my opinion. ठीक है राजीव जी, आपने जो बात कही है उसका जवाब मैं केसी जैन साहब से लूंगा. बीजेपी प्रवक्ता नेता हमारे साथ केसी जैन साहब जुड़ चुके हैं. केसी जी, राजीव जी की बात सुन रहे थे आप. अहमदाबाद हादसे में कितने सारे लोग मारे गए, काफी ज्यादा संवेदनशील मामला था. अगर मैं टाटा ग्रुप की बात करूं, 1 करोड़ रुपए का मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है. एयरलाइंस की तरफ से 25 लाख रुपए का मुआवजा का ऐलान कर दिया गया है. तमाम लोग पहुंचे हैं, तमाम लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन अब तक FIR नहीं हुई है साहब. क्या पीछे मुख्य वजह है कि FIR अब तक नहीं हुई है? नहीं, देखिए, पहली बात तो अभी इस हादसे की जांच हो रही है और गहनता से जांच. ठीक है. और जो ब्लैक बॉक्स है उसके मिलने के बाद, और माननीय उड्डयन मंत्री भी वहां पे पहुंचे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं वहां पर पहुंचे घटना स्थल पर, और तत्काल ही जितने भी उच्च अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हैं वहां पर घटना स्थल पर. और ये बहुत दुखद घटना है. हमने एक पूर्व मुख्यमंत्री को भी उसमें खोया है. तमाम सारे बच्चों ने भी अपनी जानें उसमें गंवाई हैं. पूरी फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो गई हैं. तमाम लोगों की लाइफ इस पे डिस्ट्रॉय हो. तो बहुत ही दुखद और संवेदनशील घटना है. और जो चीज आदरणीय राजीव जी ने कही कि हम पॉलिटिशियन नहीं है और इस पे पॉलिटिक्स होने के बजाय काम होने की आवश्यकता है. काम इस तरीके का हो जिससे कि भविष्य में इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो. केवल चर्चा करने से और केवल आरोप प्रत्यारोप से समस्याओं का हल नहीं. समस्याओं का हल वही लोग निकालेंगे जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो इसमें आला अधिकारी जुड़े हुए हैं, जो इसकी देखरेख करने वाले जुड़े हुए हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, उन्हीं को समस्याओं का हल निकालना पड़ेगा. और उड्डयन मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि उससे मिलते जुलते जितने भी विमान हैं और जो भी उसके पहले के विमान हैं, उनमें भी देखरेख की आवश्यकता है, और अगर आवश्यकता हो तो उनको रिटायर्ड करने की भी आवश्यकता है.
अगर लगे कि और उनमें छोटी मोटी फॉल्ट है, कोई रिपेयर हो सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये लगता है कि ये कहीं पर भी धोखा दे सकते हैं तो ऐसे को जी जी, तो अगर कहीं ये लगता है कि वो कहीं बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, कहीं पे भी कुछ चीजें, फिर देखिए कई सारी चीजें हैं, जैसे मोटी मोटी कई चीजें आई हैं कि भाई वहां पे फ्यूल नहीं पहुंचा। दूसरा ये आ रहा है कि भाई वो एक रनवे पे जितना रनअप होना चाहिए था उतना रनअप नहीं हुआ, इसलिए प्रेशर अच्छा केसी साहब ये बात समझाइए जरा, तो केसी साहब जरा ये बात समझाइए, जो जांचें होती हैं अभी अहमदाबाद हादसे को लेकर भी जो विदेशी कंपनियां हैं वो भी जांच में सहयोग कर रही हैं। इससे पहले भी बहुत सारे हादसे हुए, राजीव जी से मैं जिक्र कर रहा था 2020 में जिस तरीके से हादसा हुआ था, काफी लोग मारे गए थे, 19 लोग मर गए थे उसमें। 2010 में भी ऐसे ही कुछ हादसा हुआ था, रनवे में कुछ तकनीकी समस्या हुई थी और 158 लोगों की मौत हो गई थी। और ये हादसों का सिलसिला बहुत पुराना है, और ये तो सिर्फ विमानों के हादसे की बात हो रही है, और भी ऐसे बहुत सारे हादसे हैं, कभी ब्रिज गिर जाते हैं, कभी बसों में दुर्घटना हो जाती, बहुत सारे ऐसे हादसे होते हैं। एक हादसे का मैं जिक्र करना चाहूंगा, रनवे में फिसलन काफी ज्यादा बढ़ गई थी, अहमदाबाद एयरपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। 2021 में शिकायत की गई थी, यही शिकायत 2022 में दोहराई गई, यही शिकायत 2023 में दोहराई गई। क्या डीजीसीए की जिम्मेदारी तय होना चाहिए थी इस पर? बिल्कुल, देखिए ऋषभ जी, बात यह है कि कोई तकनीकी खराबी अचानक आ जाना, और देखिए उसमें दो चीजें हैं। महत्वपूर्ण विषय ये है कि अभी ये लंबी यात्रा करके विमान कई जगह से आया था, 1-2 दिन पहले कोई तरीके की कोई दिक्कत, उसमें कोई फॉल्ट नहीं थी। दूसरी बात ये है कि जो पायलट होता है वो उसका अनुभव बहुत काम देता है इन चीजों में, और अगर पायलट कहीं पे कोई शिकायत करता है उसके अनुसार उस पर कार्रवाई होती है, उस पर तत्काल एक एक्शन लिया जाता है। अगर पायलट मना कर दे, अगर एक पायलट मना कर दे कि भाई ये प्लेन उड़ाने लायक नहीं है, तो ऐसा नहीं कि उसकी जगह पे दूसरा पायलट रख करके कि नहीं आप उड़ा सकते और इसमें दूसरे पायलट को चेंज कर, ऐसा नहीं होता है। अगर कहीं पर भी एक भी पायलट की शिकायत है तो ऐसा नहीं पायलट को चेंज किया, फिर प्लेन को चेंज किया जाता है, पायलट को नहीं चेंज किया जाता है। ठीक है, प्लेन को ऐसी जगह पे चेंज किया जाता है, पायलट और इसी तरीके से केसी साहब, इसी तरीके से हादसे तो हादसे होते हैं, मौत तो मौत होती है जब इस तरीके से ब्रिज टूट जाते हैं। कई बार टूरिस्ट प्लेस में ब्रिज टूटने की वजह से आपको जानकारी होगी कितना बड़ा हादसा हुआ था, काफी लोग उस दौरान भी मर गए थे। ऐसी मौतें यहां पर भी हुई है ना, लेकिन टाटा ग्रुप पर एफआईआर क्यों नहीं? क्या बहुत बड़ा ग्रुप है इस वजह से सरकार पीछे हट जा रही है, डीजीसीए पीछे हट जा रहा है कि एफआईआर दर्ज नहीं करना, बड़ा ग्रुप है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए टाटा कोई ऐसा नहीं कि कोई हमारे दुश्मन राष्ट्र का एक कंपनी है टाटा, ऐसा नहीं। देश में बहुत बड़ा सहयोग भी है, और एक चीज है कि देखिए टाटा ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई, कहीं पे भी कोई भी फॉल्ट अचानक आ सकती है। सहयोग अगर कोई कंपनी या संस्थान निभा रही है तो उसको लापरवाही करने का हक तो नहीं है, किसी की जान से खेलने का हक तो नहीं ना केसी साहब? ये देखिए ऋषभ जी, ये सारी चीजें जिस पे आप चर्चा कर रहे हैं, जिस पे आप एक शंका जाहिर कर रहे हैं, इस पे शंका तमाम सारे बिंदुओं पे एक शंका जाहिर की जा रही है, और हर एक बिंदु पे एक गहनता से जांच हो। देखिए होता क्या है कि अगर कोई हादसा हो जाता है और कहीं पे अगर कोई लापरवाही, दो तरीके से, एक अचानक किसी चीज का हो जाना, दूसरा लापरवाही बरतना, जानते हुए भी लापरवाही बरतना। अगर आप जान रहे हैं किसी चीज को, उसके बाद लापरवाही बरत रहे हैं तो तब तो वो क्राइम है। लेकिन जो चीजों को आप नहीं जान रहे हैं, अगर अचानक कोई चीज है तो क्राइम में नहीं आता है। जैसा कि मैं हाईकोर्ट प्रैक्टिस भी करता हूं, तमाम सारी चीजें हमारे सामने आती हैं, तो ये देखा जाता है कि वहां पर काज ऑफ एक्शन क्या है। तो अगर इस तरीके की लापरवाही की गई है तब बिल्कुल एफआईआर बनती है, सब कुछ बनता है। लेकिन अगर कहीं पे इस तरीके की ना कोई सूचना थी, ना कोई लापरवाही थी, उसके बाद अचानक कोई हादसा होता, अब आप ये बताइए, जो एक ये भी बात आ रही है कि जितना रनअप होना चाहिए था उसके पहले उसको टेकअप कर दिया गया, और पायलट ने जानबूझ के इस चीज को किया? पायलट ने अपनी, दोनों पायलटों ने अपनी जान गंवा दी उसमें, तो अब उसपे पायलट के ऊपर जिम्मेदारी सौंप दी जाए कि नहीं, जितना रनअप होना चाहिए था उसके पहले आपने टेकअप क्यों किया प्लेन को, इतना हैवी प्लेन, और उसको जितना रनअप होकर के जो प्रेशर मिलना चाहिए था वो प्रेशर नहीं मिला, इतने लोगों की जान चली गई। आप किस पे कार्रवाई करेंगे? जिसको आप दोषी मान रहे हो तो पहले ही उसकी जान जा चुकी है, और अपनी जान दांव पे लगा क्यों कोई ऐसा करेगा? तो हादसा होना और कहीं पे मंशा के द्वारा तो कोई हादसा होना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है।
केसी साहब दूसरी आप बात बोल ये रहे कि हैं जब तक कि जिन पर एफआईआर हो सकती थी, जिनकी गलती हो सकती थी, वो तो पहले ही जा चुके हैं, लेकिन क्या एयरलाइंस कंपनी की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? और इससे पहले जितनी भी दुर्घटनाएं हुई, जितने भी बड़े हादसे हुए, क्या एयरलाइंस कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? डीजीसीए की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? क्या प्रोटोकॉल को जो फॉलो किया जाना चाहिए था, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आऊंगा केसी साहब आपके पास। राजीव जी जब कुछ कह तक रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, आप किसी को कैसे एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं? मर्डर हो गया, दैट डजंट मीन किसी को एफआईआर लॉन्च कर दो। पहले इन्वेस्टिगेशन होने दो, प्रूव होने दो, उसके बाद एफआईआर आएगा ना। इनिशियली आप इसी फर्स्ट स्टेज में आप कैसे एडवोकेट कर सकते तनुज जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझेंगे इस बात को लेकर, लेकिन उससे पहले मैं पवन जी का रुख कर लेता हूं। पवन जी, बड़ा हादसा हुआ और बड़े संवेदनशील विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा यह है कि इतनी सारी मौतें होने के बावजूद भी ठीकरा फोड़ा जा रहा है दुर्घटनाओं पर। क्या दुर्घटना की आड़ पे लापरवाहियों को बचाने की कोशिश हो रही है? और इतने बड़े ग्रुप, टाटा ग्रुप पर 1 करोड़ रुपए मुआवजा दे दिया, एयरलाइंस ने 25 लाख मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है, अब तक एफआईआर नहीं हुई है। क्या कहेंगे सर? पवन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक को प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी हाँ, जी हाँ। जी देखिए, अब आ रही है है सर, प्लीज clear? बोलिए। मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जैन साहब ये बोल रहे हैं कि पायलट की गलती है और पायलट मर गए, पायलट उस दुर्घटना के अंदर एक्सपायर हो गए, यानी उनकी गलती थी और उन्होंने टेक ऑफ के लिए ज्यादा रनवे के ऊपर नहीं भागा, इस तरीके का तर्क वो दे रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य ये हो रहा है कि जांच एजेंसी की जांच कंप्लीट हो गई क्या? जब तक जांच एजेंसी की जांच पूरी तरीके से नहीं होगी, आप किसको दोषी ठहराएंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आपने गुजरात के अंदर जिस कॉलेज के जाकर मेस में वो भिड़ा, उस कॉलेज की परमिशन भी आपने चेक की है क्या कि वो उन्होंने कितने फ्लोर बनाया और वो कितना एयरपोर्ट से नजदीक है? ऐसे तो कई विषय है जिसको हमको सोचना पड़ेगा। और रही बात मृतकों को पैसे देने की, देखिए एयरलाइंस कंपनी की ये जिम्मेदारी है और उससे बड़ी जिम्मेदारी है भारत सरकार की, जिन्होंने इस एयरलाइन को परचेस किया है। ये एयरलाइन 11 साल से चल रहा है और ये जो जंबो था, ये जंबो एयरलाइंस के अंदर खास तौर पे एक इंजीनियर ने कई सालों पहले एक मुद्दा उठाया था कि ये एयरलाइन जिसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है उसमें कुछ खामियां है, कुछ डिफेक्ट है, और रहस्य में उसकी मौत हो गई। उसके बाद वो मिला नहीं। जो व्यक्ति ने ये बात उठाया, मुद्दा लाया, तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर उसने ये मुद्दा उठाया था और आज इतना बड़ा हादसा हुआ, तो 241 लोग, उसके अलावा जो डॉक्टर्स मरे उनकी संख्या अभी तक बाहर नहीं आई है। उस मेस के अंदर कई डॉक्टर्स खाना खाने के लिए आके बैठे थे, छात्र थे, उनकी भी तो मृत्यु हुई है, उनका भी तो संख्या अभी तक सामने नहीं आया है। और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ठीकरा इसके सर उसके सर फोड़ा जा रहा है। मैं चाहता हूं, हम लोग चाहते हैं पार्टी की तरफ से कि इसकी निष्पक्ष एक जांच हो, इसकी निष्पक्ष एक जांच हो, और जांच के अंदर जो कोई दोषी जांच तो हो रही है पवन जो साहब, कोई दोषी रहे, जो कुछ बाहर की एजेंसियां हैं वो भी जांच में सहयोग कर रही हैं। जांच में भरोसा है आपको? देखिए जांच तो होनी चाहिए ना, हमको किसी न किसी पे तो भरोसा रखना पड़ेगा। अगर जांच हो रही है तो उच्च स्तर की जांच होनी चाहिए, उसमें देखना चाहिए कि इसमें गलती किसकी थी। और जिस तरीके से अभी केसी जैन साहब बोल रहे थे कि पायलट की गलती थी, पायलट ने रनवे पे ज्यादा देर तक नहीं भगाया और उसके वजह से डेथ हो गई, या वो उनकी एक्सपायर हो गए, यानी इन्होंने तो अपना हाथ झटक लिया आज। ठीक है, केसी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, दोनों के पास मैं आऊंगा पवन जी, और तनुज जी का रुख करता हूं मैं। केसी साहब आपके पास भी वापस से आऊंगा, राजीव जी आपके पास आऊंगा मैं, लेकिन तनुज जी आपसे समझना चाहेंगे एफआईआर हो सकती है? राजीव जी कह रहे हैं कि पहले जांच हो जाए, जांच में तमाम विदेशी एजेंसियां भी सहयोग कर रही हैं, जांच लगातार चल रही है। राजीव जी कह रहे हैं पहले जांच हो जाए उसके बाद एफआईआर। लेकिन प्लेन तो हॉस्टल की बिल्डिंग पर भी गिरा है, वहां पे भी बहुत सारे लोग मारे गए जो डॉक्टर्स खाना खाने के लिए आए थे, जो ट्रेनी डॉक्टर्स थे। इस दौरान भी तो एफआईआर दर्ज हो सकती है, क्या कहेंगे तनुज जी? तनुज जी आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज माइक को अनम्यूट कीजिए। जी अब आ रही, बोलिए। जी बिल्कुल ऋषभ जी, देखिए जब कभी भी हवाई जहाज की दुर्घटना की स्थिति होती है, ऐसे में कई कानूनी मुद्दे जो है सामने उठते हैं जी। पर हम मुख्य रूप से अगर जो कानून लागू है अगर उनकी बात करें, क्योंकि ये एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान थी, अहमदाबाद से ये उड़ान लंदन जा रही थी, तो निश्चित रूप से जब कभी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात आती है और अगर ऐसा कोई जहाज दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसमें मॉन्ट्रियल कन्वेंशन जो है वो कानून लागू होता है, जिसके तहत
जैसे जिस तरीके से हमारे डोमेस्टिक एविएशन में या हम लोग डोमेस्टिक एयर ट्रैवल कहीं भी करते जी। हैं अंतरराष्ट्रीय, ये क्योंकि अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट थी, अगर सिर्फ हम देश में कहीं ट्रैवल करते हैं तो डीजीसीए यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा जो है उसकी वो कानून लागू होता है। लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट थी, इस संबंध में 1,80,00,000 तक का जी। मुआवजा बिना किसी फॉल्ट को प्रूव करे दिया जाता है। जी ठीक है, अच्छा एक बात आपसे साथ और ही समझना साथ चाहूंगा। कि- तनु जी पहले अपनी बात जी। कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं आता हूं वापस, बोलिए। साथ ही साथ अगर इसमें बात करें तो हमारे यहाँ पर जो अलग से फोरम्स बने हैं उसमें भी केस को दर्ज किया जा सकता है। और अगर जिस तरीके से, क्योंकि इसमें सबसे मुख्य जो है वो रिकॉर्डर होता है, वो जो ब्लैक बॉक्स की बात की जाती है जो कि ऑरेंज कलर का होता है, वो ब्लैक बॉक्स के अंदर जो रिकॉर्डर है उससे सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है। और उसमें अगर कोई सीवियर फॉल्ट दिखाई देता है तो उसके बावजूद भी फैमिली के जो अदर मेंबर्स हैं वो कंपनसेशन के लिए ही इसमें आगे और कार्रवाई कर सकते हैं। बाकी की जितनी कार्रवाइयां हैं उस पर फैसला करना सरकारों का काम होता है। जी तनु जी, 26 साल पहले एक हादसा हुआ था, उसका जिक्र मैं करना चाहूंगा। उपहार सिनेमा हॉल में जिस तरीके से बीभत्स अग्निकांड हुआ था, करीब करीब 59 लोगों की जान उस दौरान गई थी, जितना मुझे ध्यान है। अब काफी लंबा भी वो मामला भी चला था, मुआवजे का भी ऐलान हुआ था, जो दोषी थे उन्हें सजा भी हुई थी। क्या इस मामले में एफआईआर नहीं हो सकती है? जांच तो चली ठीक है, चल रही है, लेकिन पहले एफआईआर क्या बनती है? देखिए, मैंने आपसे एक ही चीज कही, क्योंकि इस पे मॉन्ट्रियल लॉ पूरी तरीके, सर भी हमारे साथ बैठे हैं, जो विंग कमांडर राजीव चोपड़ा जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर भी आपको बताएंगे मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, क्योंकि ये इंटरनेशनल फ्लाइट है, उसके अकॉर्डिंग ही इसके अंदर प्रोसीडिंग्स हो सकती है। और कोई भी इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंज्यूमर फोरम का, क्योंकि ये देखिए एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, कुल मिलाकर के एयरलाइंस ही लाइबल है पूर्ण रूप से इसमें सारी चीजें की नेग्लिजेंस, क्योंकि एयरलाइंस का है तो जो इसमें मुआवजा है वो भी एयरलाइंस को ही पे करना होगा। और वहीं हम जो अगर बात कर रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर जो लोकल कोर्ट्स है, कंज्यूमर फोरम्स हैं, उन कोर्टों के माध्यम से भी इसमें केस दायर कराया जा सकता है। और निश्चित रूप से इसमें अगर कोई भी ब्लैक रिकॉर्डर्स की जो ब्लैक बॉक्स है उसके रिकॉर्डर की जो सारी चीजें जब डिकोड होगी, सामने आएगी, और कोई सीवियर अगर इश्यूज में दिखाई देता है तो वो भी उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, लेकिन तनु जी, कंज्यूमर कोर्ट की आप बात कर रहे हैं, क्या इस पर क्रिमिनल केस दर्ज नहीं होना चाहिए था? प्लेन जो गिरा है वो हॉस्टल की बिल्डिंग पर गिरा है, कई सारे लोग उस दौरान भी मरे हैं, तो क्या हॉस्टल प्रबंधन की तरफ से भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए था? देखिए, क्रिमिनल केस ऐसे मामलों में नहीं बनता है। अभी तक पूर्व में भी जो घटनाएं देखी गई उसमें इस तरीके की कोई चीज या कोई धाराओं में केस मामला पंजीबद्ध हुआ हो, ऐसा देखने को नहीं मिला है। लेकिन क्योंकि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का मामला है तो उसकी एक समय सीमा है, उसमें अधिकतम सीमा 2 वर्ष है। उसके अंतर्गत इसका जो पूर्ण मुआवजा है या और अत्यधिक मुआवजे के लिए भी जो कंज्यूमर फोरम के माध्यम से आते हैं, उसका निराकरण इन मामलों में किया जाता है। जी 2 साल की समय सीमा है। ठीक है, राजीव जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, इट इज टू अर्ली टू से। हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है ये सैबोटेज हो, तो फिर एफआईआर किस पे करेंगे आप? तो इट इज टू अर्ली टू प्रेडिक्ट कि किसकी अगेंस्ट एफआईआर होनी चाहिए। टाटा के अगेंस्ट होनी चाहिए, कि जिसने सैबोटेज किया उसके अगेंस्ट होनी चाहिए, किसके अगेंस्ट होनी चाहिए? बाकी पायलट एरर, आई डोंट थिंक देयर इज एनी पायलट एरर इन दिस। पायलट्स को रनवे पे ही पता चल गया था देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब उसको अगर वो टेक ऑफ कंटिन्यू करता तो भी मरना था, नहीं कंटिन्यू करता तो रनवे ओवरशूट होता, रनवे ओवरशूट हो जाता। कॉल भी किया था। हाँ, उसके बाद मेडे कॉल किया एंड ही ट्राइड टू टर्न द एयरक्राफ्ट। कैप्टन इज नॉट दैट कि ही इज रिस्पांसिबल फॉर हिज लाइफ, उसकी लाइफ बाद में होती है, पैसेंजर्स की लाइफ पहले होती है। बिल्कुल। तो ही ट्राइड, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ही वाज ट्राइंग टू टर्न। वो एक सेपरेट इशू है कि वहां पे बिल्डिंग कैसे बनी, उसमें टाटा का कोई लेना देना नहीं है। वो एक गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट का फैक्टर है कि वहां पे बिल्डिंग बनी कैसे। 3 किलोमीटर के रेडियस में कोन में कोई बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, उसका तो टाटा से कोई लेना देना नहीं है। सो जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, बिल्डिंग कहाँ बनी, क्यों बनी, किसने बनाई, वो सब चीजें जब हो जाएंगी उसके बाद अब फैसला करेंगे कि किसके अगेंस्ट एफआईआर करना है या नहीं करना। एंड I was in defense। अच्छा, लेकिन राजीव जी देखिए, अगर कानून की बात करें तो हमारे देश में क्या कानून को लेकर या ऐसी दुर्घटनाओं को लेकर जो कानून है उसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है?
अगर हम बाकी देशों की बात करें, फ्रांस की बात करें, जापान की बात करें, तो यहां पर इन चीजों को लेकर, ऐसी दुर्घटनाओं को लेकर क्विक एक्शन लिया जाता है और सजा भी होती है। तो क्या हमारे यहाँ ऐसे कानून को और सख्त बनाने की जरूरत है ताकि लापरवाही को दुर्घटना का नाम ना दिया जाए? तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, रेगुलेटरी बॉडी एंड कंप्लायंस। यहाँ पे किसी भी बिजनेस में, कोई भी बिजनेस, चाहे वो गोलगप्पे बना रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, किसी के अगेंस्ट कोई कंप्लायंस नहीं है। आज वो पकड़ा जाता है, कल फिर खोल लेता हो। व्हाई नॉट उसको परमानेंट उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए? तो ये रेगुलेटरी बॉडी और कंप्लायंस हैज टू बी स्ट्रिक्ट, लॉ हैज टू बी स्ट्रिक्ट। ये नहीं कल को कोई पैसे देके फिर दोबारा मार्केट में बैठ जाता है। सो ये द लॉ एजेंसीज, द पॉलिटिशियंस, दैट हैज टू टेक अ डिसीजन। ठीक है केसी साहब, राजीव जी की भी बात सुन रहे थे आप, तनुज जी की भी बात सुन रहे थे और पवन जी की भी बात आपने सुनी। सबसे पहले तो कानून में जो लोच प्रक्रिया है, जो लोचदार कानून है, उसे सख्त करने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि लापरवाही को दुर्घटना का नाम ना दिया जा सके। देखिए ऋषभ जी, यहाँ पे दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहली बात तो ये कि किसी चीज को ये तूल देना कि नहीं लापरवाही हुई थी, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी ही थी, ये हम कैसे कह सकते? अभी आदरणीय पवन जी ने जो बात कही कि आप दोषी पायलट को नहीं मान सकते, देखिए मैंने सिर्फ एक बात कही, मैं ये कह रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं मान रहा हूं कि दोषी वो पायलट था। क्योंकि ऋषभ जी ने एक सवाल किया कि भाई इसमें कौन दोषी है, सजा किसी को क्यों नहीं मिल रही है, इसलिए हमने एक बात को रखा कि अगर इसमें कहीं पे ये बात आती है, अगर इस तरीके की बात आती है, तो आप किस पे एफआईआर करेंगे? क्योंकि कोई अपनी जान से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं, जीवन से ज्यादा। और देखिए यहाँ पायलट ने बहुत सूझबूझ दिखाई अपनी, जैसा कि अभी जो है विंग कमांडर राजीव जी ने जो बात कही कि देखिए रनवे पे जब वो एक बार प्लेन दौड़ गया, उसके बाद में एक रनवे का भी एक स्टॉपेज है और उसको आप टेक ऑफ नहीं करेंगे तब भी दिक्कतें, और टेक ऑफ करते तब भी दिक्कतें, और विद इन 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर अगर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उसको पता चलता है, मेडे कॉल होती है, उसके बाद में भी देखिए एक चीज और भी है कि कानून में भी यही है और व्यवहारिक नेचर में भी ये चीजें कि अगर हमारी बस है और बस का ब्रेक फेल हो जाता है, एक तरफ 2 लोग खड़े, एक तरफ पूरी बाजार है, हम किधर ले जाएंगे? कहीं तो बस को ले जाना पड़ेगा, क्योंकि बस तो दौड़ रही है, केवल हमारे हाथ में क्या है, ब्रेक फेल हो चुका है, हम एक ड्राइवर है, केवल उसका हम जो है स्टीयरिंग घुमा सकते। तो बड़ी घटना को बचाने के लिए कहीं ना कहीं छोटी घटना को हमें स्वीकार करना पड़ता है। अगर यही प्लेन कहीं रईसी इलाके में गिरता, लोगों के ऊपर गिरता, तो ये लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कई हजार लोगों की जानें जा सकती। तो ये पायलट ने कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे लेकिन केसी साहब लगातार लापरवाहियां बरती जा रही हैं। मेंटेनेंस को लेकर अगर मैं बात करूं, रनवे को लेकर अगर मैं बात करूं, तमाम तरीके से अगर लापरवाहियां बरती जा रही तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? डीजीसीए को भी एक शिकायत की गई थी, आपको अगर मैं बता दूं 2021 में रनवे में बहुत ज्यादा फिसलन भरा रनवे हो गया था, इस वजह से लापरवाही बरती गई थी। 2021 2022 में वही शिकायत दोहराई गई, 2023 में वही शिकायत दोहराई गई। किसकी जिम्मेदारी बनती है फिर? राजीव जी देखिए, आप एक अच्छे बड़े पत्रकार हैं, एक अच्छा विषय लेकर के आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कहीं पे कोई समस्या इस तरीके से आई है जहां पर सिर्फ और सिर्फ केवल एक दुर्घटना घटी है, उसको जबरन एक लापरवाही का नाम तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक कि जांच कोई पूरी ना हो। अभी समय है पूरा। आप बोल रहे हैं कि दुर्घटना को लापरवाही का नाम नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन लापरवाही को दुर्घटना का नाम भी नहीं दिया जाना चाहिए ना साहब? पवन जी, कर मैं रुक करता हूं। पवन जी, ठीक है, आऊंगा केसी साहब, वापस से आऊंगा आपके पास। पवन जी, क्या लापरवाही को दुर्घटना का नाम दिया जा रहा है? पवन जी, क्या लापरवाही को दुर्घटना का नाम दिया जा रहा है? जैसा कि केसी साहब कह रहे हैं कि दुर्घटना को लापरवाही ना कहो। देखिए, मुझे आश्चर्य हो रहा है केसी जैन साहब के स्टेटमेंट पर। केसी जैन साहब ने ऐसा उदाहरण दे दिया कि एक तरफ 2 लोग खड़े, एक तरफ बाजार है और कहाँ पे एक्सीडेंट करना है। एक एक करके केसी साहब आऊंगा वापस से आपके पास। केसी साहब आऊंगा, अंतरराष्ट्रीय उड़ान आऊंगा जी। पवन जी, देखिए, मेस में जाकर वो प्लेन भिड़ गया है, वहां पर डॉक्टर्स थे। मेरा 2 सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। एक, आप ही की तो गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी की, जिसने 3 किलोमीटर के रेडियस में बिल्डिंग्स बनाने की परमिशन दी। वो जो मेडिकल कॉलेज वहां पर बना हुआ है, वो इलाका
27 यानी आप लगा लीजिए कि टेक ऑफ के 51 मिनट के बाद में ही एक्सीडेंट हो गया। ये जिस तरीके की दुर्घटना ये घड़ी, और ज्यादा बड़ा आप फासला भी इमेजिन नहीं है। कीजिए, कुछ भी नहीं, मतलब मैं आपको बताता हूं, मैं तो आपको ये बोल रहा हूं, उस कॉलेज को जिस लोगों ने परमिशन दिया, आज उनका भी उतना ही बड़ा रोल है इस हादसे में, जिन्होंने वहां पर क्या जो बात कर रहे हैं एयरपोर्ट भाई? के, अरे वो- केसी जैन वो साहब, प्लेन आप लॉन्च नहीं हुआ है। समझने की बात ही नहीं कर रहे, आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं? नहीं अरे हुआ है आप वो। चाहते हैं कि ऐसी दुर्घटनाएं और घड़े? आप प्लानिंग चाहते हैं नहीं कि हुआ, भारत में ऐसी प्लेन दुर्घटना कोई घड़े? जाके प्लेन में आ रही पवन जी, है। क्या ऐसे हादसे की आड़ में आप हत्या कर रहे कहें? हैं। आप भारतीय जनता पार्टी पवन के जी, प्रवक्ता है। क्या ऐसे और हादसे भारतीय की जनता आड़ पार्टी में का हत्या कहें? प्रवक्ता डिफेंड कर रहा है 3 किलोमीटर की रेंज के अंदर अगर कहीं परमिशन है तो आप बोल रहे हैं 2 परमिशन, आप ये बोल रहे हैं कि परमिशन देनी चाहिए, यानी और जिंदगियों को धोखे में लाना चाहते हैं क्या आप? ऊपर से निकल रहा आप था। और जिंदगियों को धोखे में लाना चाहते हैं? अरे भारत के किसी भी क्षेत्र में जहां पर एयरपोर्ट है उसके आजू बाजू में बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। भारत के अंदर कहीं पर भी एयरपोर्ट है, जहां जहां एयरपोर्ट है उसके आसपास की बिल्डिंग्स नहीं होनी चाहिए। ये बात की जवाब राजीव चोपड़ा जी आपसे अच्छा देंगे कि फ्लाइट अगर उड़ती है तो उसको इनसिक्योरिटी होती है, आजू बाजू बिल्डिंग नहीं। अरे आप जो बिल्डिंग, आप एक तरफ से आप डिफेंड कर रहे हैं, कभी पायलट के ऊपर जा रहे हैं, कभी बोल रहे हैं कि भाई ये दुर्घटना है, और आप आपके स्टेटमेंट के ऊपर पक्के नहीं रह रहे। जब हम आपको बता रहे हैं कि 3 किलोमीटर के रेडियस में अगर एयरपोर्ट के आसपास बिल्डिंग, हाई बिल्डिंग्स बनती है तो जान को धोखा होता है और जान को रिस्क होता है, एयरपोर्ट को भी और वहां के लोगों को भी। तो आपने सरकार बोलकर ये आपने लेना चाहिए कि हम इसके बाद में पूरे भारतवर्ष में जहां पर भी एयरपोर्ट है हम उसके तरफ में जाके चेक करेंगे कि कहीं पर भी बिल्डिंग्स अगर हो तो उसको डिमोलिश किया जाएगा, अदरवाइज ऐसी घटनाएं घटेगी। प्लेन कितना भी अच्छा रहो, अगर रनवे से पास में हाई बिल्डिंग्स है तो प्लेन को धोखा है साहब, आप क्यों नहीं समझ रहे? आपको ये चीज की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। जानकारी कर लीजिए। केवल अच्छा आपको पवन जी, भाजपा, पवन सपा, जी, कांग्रेस पवन जी, आपसे मैं समझना ये चाहूंगा, अंतर- इस मामले में एफआईआर, प्राथमिक एफआईआर नहीं हो रही है क्या? पीछे बड़े बड़े अक्षरों में टाटा सन्स लिखा हुआ है, टाटा ब्रांड लिखा हुआ है, ये एक वजह हो सकती है क्या पवन जी? देखिए, टाटा ब्रांड, मेरा बोलना किसी ब्रांड की बात नहीं, जाने चली गई राजीव जी, जाने गई है। 241 प्लस जो डॉक्टर्स एक्सपायर हुए, वो डॉक्टर्स का तो आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आ रहा है। अभी मुझको बताइए, जिस तरीके का कंपनसेशन आप यहाँ पर इधर दे रहे, आप उन डॉक्टर्स को भी कंपनसेशन देंगे? आप सोचिए उन माँ बाप का क्या, जिन्होंने अपने बच्चों को डॉक्टर होने तक के पढ़ाया, वो उसकी एजुकेशन ले रहे और आज उन्होंने सिर्फ खाना खाते खाते अपनी जान दे दी। आप इमेजिन कीजिए कि कितनी बड़ी क्षति पहुंची है पूरे भारत को, और रिस्क हमारे सामने कितना बड़ा है। ये बात सिर्फ टाटा की या इंडियन एयरलाइंस की या बाकी लोगों की नहीं, आने वाले इसमें इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण होना चाहिए। ऐसी दुर्घटना फिर से कभी नहीं घटनी चाहिए, कभी नहीं घटनी चाहिए। भारत में नहीं, दुनिया के किसी कोने में भी इस तरीके की घटना घटनी नहीं चाहिए। इसके लिए हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? अब 1 करोड़ का मुआवजा तो काफी नहीं ना पवन साहब, किसी की जान चली गई, किसी का बेटा चला गया, किसी के पिता चले गए, 1 करोड़ का मुआवजा तो काफी नहीं है साहब। 1 करोड़ से मुझको आप बताइए, आज के इस महंगाई के जमाने में, इस इतनी महंगाई है, उस आपको लगता है कि वो 1 करोड़ रुपया उस परिवार को पुरेगा? आप सोचिए, अहमदाबाद, यहाँ से अहमदाबाद से लंदन जाने वाले जितने लोग थे, उनका खर्चा भी कैसा रहेगा, उनके परिवार के अंदर किस तरीके का खर्चा रहेगा, आप सोचिए। ठीक है, आप इमेजिन कीजिए, केसी वो साहब, 1 करोड़ रुपए केसी उसको साहब, कितने दिन पुरने वाला ठीक है केसी साहब, एक महिला है, फाल्गुनी नाम है उनका, बीजे अस्पताल में वो इधर उधर दौड़ती रही, आंखों से आंसू बहते रहे और वो अपने पिता को ढूंढती रही। उनके पिता भी उसी फ्लाइट में सवार थे, अब शायद उनके पिता नहीं होंगे। वो कह रही हैं टाटा ग्रुप को, एयरलाइंस को मैं 2 करोड़ रुपए दूंगी अगर मेरे पिता को वापस ला कर देते हैं तो। ये तो संभव नहीं है ना साहब, आप मुआवजे से तो नहीं तौल सकते हैं किसी की मौत को। नहीं, देखिए ऋषभ जी, देखिए, मुआवजे का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को जान की कीमत दी जाए, कोई भी मुआवजे का सिर्फ इतना उद्देश्य होता है कि एक गहरा आघात है, एक घाव है, घाव पे हम मलहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ एक मलहम लगाने की कोशिश की जाती है कि दर्द को हम शायद कुछ कम कर सकें।
लेकिन ये पैसे से जान की कीमत को नहीं तौला जा सकता है। लेकिन ये प्रावधान है और इसलिए इन चीजों को किया जाता है कि शायद हम कुछ मरहम लगा करके कुछ चीजों को, कुछ दर्द को कम कर सकें। दूसरी बात ये, लेकिन जैन हमारी साहब, कांग्रेस के साथ जैन साहब उस फ्लाइट में वो फ्लाइट जो थी वो लंदन जा रही थी, तो जाहिर सी बात है कि कौन लोग उस फ्लाइट में बैठे होंगे, सारे वीवीआईपीज थे। 1 करोड़ का मुआवजा काफी है। सारे वीवीआईपी नहीं, देखिए फिर वही बात आ जाती है कि जान की कीमत तो कोई लगा ही नहीं जा सकती, सबकी जान वो बराबर है। मरहम की आप बात कर रहे हैं, सबका दर्द मुआवजे के तौर पर मरहम की बात कर रहे हैं, वो मरहम भी तो उस लेवल का हो, उस घाव के लेवल का भी तो मरहम हो ना। जब जान की कोई कीमत लगाई नहीं सकती, आप 100 करोड़ रुपए भी दे देंगे तो क्या वो जान वापस आ जाएगी? क्या प्रति व्यक्ति को आप 100 करोड़ भी दे देंगे तो क्या जान वापस आ जाएगी? क्या पैसे से जान की कीमत को तोला जाएगा? क्या नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 10 रुपए दे दिए जाए मुआवजे के तौर पर, सांत्वना के तौर पर, मलहम के तौर पर कुछ मामूली सी रकम दे दी जाए। सारे वीवीआईपीज थे साहब, पूर्व मुख्यमंत्री भी उस फ्लाइट में सवार थे। 1 करोड़ रुपए का मुआवजे की घोषणा। जी देखिए, एक व्यवस्था है और ऐसा नहीं कि देश के अंदर ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की, हमारे कांग्रेस के साथी तो इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो दुर्घटना हो गई, और फिर अभी हम कहेंगे क्या इसके पहले दुर्घटनाएं नहीं हुई क्या? तो फिर वही राजनीति होने लगेगी, तो हम करना नहीं चाहते। अभी हम 10 दुर्घटनाएं बताएंगे, कब कौन कौन सी घटना। अच्छा जैन साहब, जब ये दुर्घटना हो रही थी, केसी जैन साहब, जब ये दुर्घटना हो रही थी, केसी साहब सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। केसी साहब, हाईजैक कर लिया गया था प्लेन के सॉफ्टवेयर को, प्लेन की उड़ान बंद हो गई थी, केसी साहब, फॉल्ट हो गए थे, केसी साहब, इतनी बड़ी दुर्घटना घटी थी, मेरी बात सुनिए ना। बात ये नहीं है केसी साहब, कि अगर कोई दुर्घटना घटती है, हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है परिवार को सांत्वना देना, ठीक है, अपने उनके दुख दर्द को बांटने का प्रयास करना और साथ ही साथ उनके दर्द पे मरहम लगाना और ये विश्वास दिलाना कि हम सब आपके साथ में हैं, पूरा देश आपके साथ में है। अच्छी दुखद घटना। केसी साहब, यहाँ पे जब ये हादसा हो रहा था, प्लेन क्रैश हो रहा था, केसी साहब मेरी बात सुनिए, पहले जांच करिए ना। केसी साहब मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। केसी साहब, सवाल उठाया कि बिल्डिंग इलीगल थी क्या? केसी साहब को मेरी आवाज नहीं जा रही है? ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है? केसी साहब मेरी बात सुनिए, जब यह हादसा हो रहा था, प्लेन क्रैश हो रहा था, नीचे डाउनफॉल पर जा रहा था, एक शख्स जिसकी नजर पड़ गई थी प्लेन पर, वो वीडियो बना रहा था। वीडियो तो कोई भी बना सकता है। उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पीछे की मंशा स्पष्ट कर पाएंगे आप? नहीं, देखिए ऋषभ जी, ये इस जहां पे ये विषय चर्चा है, क्योंकि जांच एजेंसी अपने हिसाब से चीजों और कहीं पर भी है, किसी पर भी उस है। शख्स को जांच के घेरे में कैसे ले लिया जा रहा है? उस शख्स को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया, ये मैं समझूंगा तनुज जी से। तनुज जी, ठीक है, मैं समझूंगा तनुज जी से। तनुज जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। कोई भी शख्स हो तनुज जी, कोई भी वीडियो बना सकता है, और अमूमन देखा गया है सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम, फेसबुक में इस तरीके के वीडियो मिल जाते हैं। जब फ्लाइट डाउनफॉल पर जाने लगा था, वहां पर एक शख्स छत पर खड़ा हुआ था, वीडियो बना लिया, उसे हिरासत में ले लिया गया है। तनुज जी, ऋषभ जी, उसे हिरासत में जो 17 साल का लड़का है जिसने वीडियो बनाया है, नाबालिग है। देखिए, जिस लड़के ने वीडियो बनाया अहमदाबाद की जो छत से, वो एक नाबालिग 17 साल का लड़का है। और लेकिन आज अहमदाबाद पुलिस का एक डिजिटल क्लैरिफिकेशन उनकी पोर्टल से मैंने देखा, उसमें बड़ा स्पष्ट किया है कि उन्होंने किसी भी तरीके, बोले भ्रम है, किसी भी तरीके की गिरफ्तारी नहीं करी है। केवल उस वीडियो के एक ओरिजिनल फाइल के लिए और पूछताछ जो एक सिग्नेचर की, वो जब वीडियो बन रहा था तो उन्होंने ही उनके द्वारा शूट किया, ऐसी उनकी सिर्फ, क्योंकि देखिए अभी पूरा एक जांच का मुद्दा है, उसे किसी तरीके से गिरफ्तार नहीं किया है। और क्योंकि आगे अब ये बड़ा क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट देश में हुआ, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, तो उसकी पूरी जांच रिपोर्ट्स में एक पहलू उनका, क्योंकि वीडियो का प्रूफ कहेंगे, प्रूफ ऑफ वीडियो उसके पास अवेलेबल है, दैट्स व्हाई एक सिग्नेचर के लिए उसे ले जाया गया था। किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं है। अहमदाबाद पुलिस ने बड़ा स्पष्टीकरण सोशल साइट्स पे दिया है, पहला। दूसरा, अगर हम इस मामले की अगर बात करें तो देखिए, ये क्लियरली लॉस ऑफ लिफ्ट, अगर कहें कि फ्लाइट की लॉस ऑफ लिफ्ट हमको दिखाई देती है, जो वीडियो सामने आए थे, कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसमें पूर्ण रूप से ना सिर्फ पायलट की गलती हो सकती है, बहुत सारे इनपुट्स, डाटा
बहुत सारी चीजें, ग्राउंड स्टाफ, टेक्निकल, और देखिए जिस तरीके से अभी जो जांच की एक सीमा है, जांच अभी बाकी है, जांच अभी होगी, खास करके जब ब्लैक बॉक्स डिकोड होगा और उसमें जो डाटा, एक तो कॉकपिट का जो वॉइस रिकॉर्डर होता है उसका जो वॉइस है वो, और एक जो पूरा एयरक्राफ्ट का डीएफटी, जो ये सब चीजें, मेजर चीजें जब सामने आएगी, और खास करके अगर आपने जो सेकंड वीडियो देखा हो उसके अंदर भी यही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं लिफ्ट का प्रॉब्लम है, तो ये सब मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग और काफी सारे ऐसे जो ग्राउंड स्टाफ, इन सब की भी लाइबिलिटी है। कोई सिर्फ एक पायलट की लाइबिलिटी नहीं हो सकती फ्लाइट को लेकर के सारी, या एयरलाइंस की नहीं हो सकती, पूरा एक बहुत बड़ा, हम कहेंगे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ काम करते हैं फ्लाइट को उड़ने के पहले, और उन डिपार्टमेंट्स की भी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि लोगों की सुरक्षा, लोगों की ध्यान रखना एक एयरलाइंस का इंडस्ट्री का काम होता है, और उसमें कई सारे विभागों का इसमें अलग अलग दायित्व है, उसको लेकिन तनुज निर्वहन जी, क्या करना आप भी उनकी मानते जिम्मेदारी हैं, क्या होती आप मानते हैं यहाँ पर लापरवाही बरती गई है? इसे सिर्फ दुर्घटना का नाम नहीं, देना देखिए सही नहीं होगा, लापरवाही बरती गई, मानते हैं आप ये? ऋषभ जी इसमें एक ही चीज कह रहा हूं, हो सकता है कोई टेक्निकल एरर हो, जरूरी नहीं। मैंने आपसे एक ही चीज कही कि जब तक ब्लैक बॉक्स डिकोड नहीं होगा, कोई भी स्थितियां स्पष्ट करना असंभव है, आपके मेरे किसी के लिए भी, क्योंकि उसके अंदर क्या टेक्निकल इश्यू था, टेक्निकल फॉल्ट था, या पायलट की मिस्टेक थी, या ग्राउंड स्टाफ की गलती थी, या प्योरली एयरलाइंस की गलती थी, या एरोप्लेन में कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, वो सारी चीजें स्पष्ट होंगी। बट हमें उसके लिए थोड़ा सा, एक जो जांच का पहला पहलू है वो बाहर आ जाए, उसके बाद हम बिल्कुल इस पे भी चर्चा कर पाएंगे। जी, तो जांच के बाद स्पष्टता आ जाएगी। पवन जी कुछ कह रहे थे। पवन जी, ये भी जिक्र मैं करूंगा आपसे कि किस तरीके से, क्या आप ये मानते हैं कि दुर्घटना नहीं, ये लापरवाही है और कई सारे लोगों की जिंदगी से खेला गया है? भले ही तनुज जी कह रहे हैं कि जांच हो जाए, राजीव जी कह रहे हैं जांच हो जाना चाहिए, उसके बाद चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन जांच ऐसी बहुत सारी चल रही हैं, पहले से भी चल रही हैं, और ये दुर्घटना का सिलसिला कोई अभी का नहीं है, इससे पहले भी कई सारी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जांचें चलती रहती हैं। पवन जी, दोषी जो कोई है इसमें, उसको कड़ी से कड़ी शिक्षा मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो ग्राउंड क्लियरेंस वाला स्टाफ हो या फिर जो भी व्यक्ति हो जिसके वजह से ये घटना घटी, जिन कारणों के वजह से ये घटना घटी, उसमें जो जो दोषी है उन सब लोगों को शिक्षा होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि आने वाले दिनों के अंदर कोई भी व्यक्ति काम के अंदर किसी भी तरीके की कभी लापरवाही ना बरते। दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को यह बताना चाहूंगा कि साहब जी, गुजरात में इंसिडेंट घड़ा, आप एक ही दिन में वहां पे गृह मंत्री भी पहुंच गए और वहां पर अपने देश के प्रधानमंत्री जी भी पहुंच गए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि भारत के दूसरे हिस्सों में भी, जैसे मणिपुर के अंदर जो घटना घड़ी, वहां पर भी जाना इनका दायित्व और कर्तव्य है। कृपया करके आपके माध्यम से उनको बताएं कि आज भी कई ऐसे परिवार है जो उनके लिए व्याकुल है, उनको मिलने के लिए, जहां जहां दुर्घटनाएं होती वहां पर इतनी ही पहल बताए जितनी आज उन्होंने बताई, और आज गुजरात में वो पहुंचे, ताकि ये उनका होम टाउन था। हमारी प्रार्थना है कि गृह मंत्री पूरे भारत के हैं, प्रधानमंत्री पूरे भारत के हैं, तो भारत के किसी भी हिस्से में कोई भी दुर्घटना अगर घटती है तो आपके पार्टी ने खास तौर पे ध्यान देना चाहिए कि वहां पे जो दुर्घटना क्षतिज लोग हैं उनको जाके मिलना चाहिए, उनको वैसा ही छोड़ देना नहीं चाहिए। और ये जो घटना घड़ी है, ये अतिशय, मतलब बोलता हूं कि भारत को पूरी तरीके से शोकाकुल कर दिया है इसने। हम निशब्द है, इतनी बड़ी घटना, इतने लोगों का देहांत, आप इमेजिन कीजिए, 242 परिवार, और अभी जो डॉक्टर्स की गिनती आएंगी, इतने परिवारों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जो जिंदगी भर किसी पैसे से भर के नहीं निकाला जा सकता। चलिए ठीक है। राजीव जी, राजनीति तो हो रही है इस मामले में, हालांकि ये इतना ज़्यादा संवेदनशील मामला है कि इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीति भी होगी, बयानबाजियां भी होंगी। बयानबाजियों से इतर, राजनीति से इतर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, जांच जल्दी से जल्दी पूरी कर, जो दोषियों ने सजा के अदालत के कटघरे में खड़े करने की ज़रूरत है, सजा देने की ज़रूरत है, इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। देखिए, फिर वही, बीइंग इन डिफेंस ऑफिसर, मैं कभी सिविल में ऐसे रहा नहीं हूँ, मेरे आंखों में आंसू आ गए जब हम ये डिस्कशन, मुद्दा कुछ और है और हम पहुंच जाते हैं पॉलिटिक्स में। बिल्कुल, आई हेट दिस। मैंने वही कहा आपसे कि भले ही मुद्दा पॉलिटिक्स का नहीं है, बयानबाजी का नहीं, पर होगी इसमें, ये हो जाती है। FDR प्लस CVR इक्वल टू ब्लैक बॉक्स। FDR में पिछले 25 घंटे का डाटा होता है,
तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला एयर कंडीशनर, तो वो 25 घंटे के डाटा में आ जाएगा कि एयर कंडीशन खराब था या क्या प्रॉब्लम थी। सीवीआर आपके होती है 2 घंटे की, तो लास्ट 2 घंटे में जो भी कन्वर्सेशन हुई है बिटवीन पायलट एंड को पायलट, बिटवीन एटीसी एंड कैप्टन और को पायलट, किसी की जो भी कन्वर्सेशन हुई है वो उसमें रिकॉर्डेड होगी। टाइम इज टू लेस, 48 सेकेंड्स, इट इज टू लेस। इसमें आई विल नेवर एवर से इट्स अ पायलट एरर। हाँ, अभी आपने वो लड़के के बारे में बोला जो फोटोग्राफ ले रहा था। सी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज वर्क काम करती हैं 5 Ws में, कब, कौन, कहाँ, क्यों, कैसे, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उनके लिए तो हर चीज एक उस नजर से ही देखना है कि ये कहीं उसमें इन्वॉल्व तो नहीं है। हो सकता है सैबोटेज हो और उन्होंने बोला हो इसकी वीडियो बना लेना। मैंने आज लेकिन राजीव साहब देखिए, पूछताछ करना और हिरासत में लेना दोनों बातें अलग है ना। 17 साल का लड़का है, अगर उसे पुलिस इस तरीके से बुलाएगी तो कहीं ना कहीं डर तो जाएगा ही। यू नेवर नो, मैंने बहुत लोग पकड़े हैं एयरफोर्स में जो इस छोटे बच्चों को ही इस्तेमाल करते हैं। तो यू कांट रूल आउट एनीथिंग। और दूसरी एक मैंने आज किसी से पूछा, ये डिस्कशन नहीं करना चाहिए यहाँ पे, आप जहाज को हैक भी कर सकते हो। ये अपने ऑल कंप्यूटराइज्ड, एनीबॉडी कैन हैक आउटसाइड, कहीं भी बैठ के उसको हैक कर सकता है। दैट इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी। क्या ये साजिश भी हो सकती है राजीव जी? यस, दोनों इंजन फेलियर होना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो जो टर्किश टेक्नीशियन का मामला निकलकर सामने आ रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? मैंने आज ही ये पूछा किसी से जो इज अ मास्टर इन दिस साइबर दिस थिंग, ही सेड यस यू कैन डू इट। तो वो भी एक है। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज तो सारे एंगल्स में काम करेंगी। इस वक्त हमें हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, हमारा पॉइंट यही होना चाहिए कि इसको कैसे ठीक किया जाए, रादर देन एक दूसरे पे ब्लेम करना। We should stand above all these things, work for the country, work for the welfare, work for the people of the country. राजीव जी, वक्त है लोगों को जागरूक करने का, और वक्त है जो कानून लोचदार है उसे सख्त करने का, और इसी के साथ साथ लोगों को जागरूक करने के साथ एक्शन लेने का भी। बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। केसी जी बहुत शुक्रिया। पवन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एडवोकेट तनुज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तनुज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे प्लेन क्रैश पर, कौन जवाबदार है, किसकी जवाबदारी होती है, और ये जवाबदारी जिसकी है, क्या उस पर एफआईआर दर्ज होगी? एफआईआर होगी तो कब होगी? तमाम सवालों को लेकर हमने आज एक्सपर्ट से बात की, कई सारी बातें निकलकर सामने आई। अब इसके बाद क्या एक्शन होने वाला है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।